आस होगी न आसरा होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा। साथियों नमस्कार, मैं दिलीप त्रिपाठी पत्रकार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लोकसभा पर। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि आज के वीडियो की शुरुआत एक निराशाजनक शायरी से क्यों। मित्रों, आज की वीडियो में मैं जिनकी बात करने जा रहा हूं और जो बात करने जा रहा हूं, ऐसे तो यह बात 22 साल पुरानी है। उनमें जो सबसे नए हैं, मैं जिनकी बात कर रहा हूं, उनके लिए भी बात 15 साल पुरानी तो हो ही गई है। एज ए करियर इस जॉब को अपनाने के टाइम वह अपनी ग्राम पंचायत के सबसे होनहार चेहरे थे। ग्राम पंचायत के स्तर पर चयन होने के बाद उन्हें यूँ लगा था कि जैसे वो भाग्य रथ पर सवार होकर अति शीघ्र अपनी मंजिल पा लेंगे। औरों की अपेक्षा उनके जीवन का सफ़र बहुत आसान होने वाला है। चयन के टाइम वो अपने पूर्वा जवार के सबसे समादृत व्यक्तित्व थे और आज अर्थाभाव में अनिश्चितता भरी परिस्थितियों के कारण और बीच में कुछ घटनाक्रम के चलते, धनाभाव के चलते सबसे निरादृत व्यक्तित्व के रूप में भी उनकी पहचान है। जब वो उन्होंने इस जॉब को ज्वाइन किया था, अत्यंत उत्साह से भरे हुए, उनके मन में उमंग, उत्साह, उनके द्वारा सीखी पढ़ी गई विद्या, विधियों, कौशल से और एक अपने स्तर के नवाचार से भावी पीढ़ी को तराशने, संवारने का एक, जो भारत के भविष्य को बनाने का एक स्वप्न तैर रहा था, आज खुद के भविष्य की अनिश्चितता के चलते, खुद के भविष्य के अंधकारमय होने के चलते वह स्वप्न तिरोहित हो गया है। दुश्चिंता उन पर हावी है। क्लासरूम में तो उनके पास बच्चों के हर सवाल का जवाब है, पर जब घर पहुंचते हैं तो अपने बच्चों के किसी सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि वृद्ध हो चुके माता पिता की दवाई, सेवा शुश्रूषा या फिर उनकी तमाम अन्य जो स्वास्थ्यगत समस्याएं ही हैं, उनका कोई मुकम्मल समाधान तलाश सके। उनके पास बड़े होते बेटे बेटियों की पढ़ाई, शादी विवाह आज तमाम चिंताएं हैं। खुद भी उम्र के ऐसे मोड़ पर हैं, ऐसे पड़ाव पर हैं जहां उनको स्वयं को हार्ट, बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन आदि जाने क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। और अपनी यात्रा की शुरुआत करते समय जिस भाग्य रथ पर वो सवार थे, उस रथ का तो पता नहीं, लेकिन उस मनहूस घड़ी को कोसते हुए हर शाम, हर रात जब वो सो रहे हैं बिस्तर पर, या तो नींद नहीं आती है और नींद आती भी है तो वो सपने जो कभी उन्होंने देखे थे, अब वो दुश्चिंता उनको सिर्फ करवट बदलने भर को एक मौका दे रही है। और आगे उनका सफ़र कैसे होगा, यह किसी के पास इसका उत्तर फिलहाल नहीं है। बात मैं कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की। शुरुआत में तो एक संख्या 1,72,000 की थी, लेकिन आज जब मैं वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ तो 1,72,000 शिक्षा मित्रों की चर्चा कर रहा हूँ। मित्रों, आपको पता होगा और नहीं पता है तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ
कि लगभग 2 दशक पहले उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा, इसके स्कूल ऐसी दशा में पहुंच गए थे जो समाज, सरकार एवं अभिभावक, छात्र, शिक्षक सबके लिए चिंता का विषय था। प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और 26 मई 1999 के एक प्रस्ताव के तहत कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। जुलाई 2001 से यह व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के तहत शुरू की गई। बाद में बेसिक शिक्षा परिषद ने भी इसको अपना लिया और जुलाई 2001 से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में बेसिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति का ताना बाना बुना गया और उसमें ग्राम पंचायत में निवास करने वाले युवक युवतियों को मौका दिया गया। उसमें हाई स्कूल और इंटर के प्राप्तांकों के औसत के आधार पर सर्वाधिक अंक प्राप्त व्यक्ति के चयन की बात कही गई। आरक्षण की व्यवस्था यह रखी गई कि जो ग्राम पंचायत जिस कोटि के ग्राम प्रधान के लिए आरक्षित थी, दूसरे शब्दों में बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो ग्राम पंचायत जिस कोटि के ग्राम प्रधान के लिए आरक्षित हुई थी, उसी कोटि का शिक्षा मित्र होगा। यदि 2 पद हैं तो दूसरा पद अनारक्षित होगा। इसमें बीएड किए हुए अभ्यर्थियों को वरीयता दी गई थी। साथ ही अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों में अनुदेशक के रूप में काम करने वाले लोगों को भी वरीयता दी गई थी। बाद की नियुक्तियों में इसमें विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को भी वरीयता दी गई। कुल मिलाकर के 2008 तक शिक्षा मित्रों की नियुक्ति इसी आधार पर की जाती रही। बीच में 2005-06 में नगर क्षेत्र में भी शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई। इस प्रकार से संपूर्ण प्रदेश में शायद ही कोई परिषदीय विद्यालय बचा हो जिसमें 1 या 2 शिक्षा मित्र न रहे हों और 2008 के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया। शुरुआती मानदेय 2250 रुपये रखा गया था और जब यह मानदेय 2250 रुपये था उस समय इनका हेडमास्टर जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे उसके प्रधान अध्यापक को भी 4800, 4900, 5000 से नीचे ही उनको प्राप्त हो रहा था। इस प्रकार से ये उनके आधे पर काम कर रहे थे और तत्कालीन परिस्थितियों में ठीक भी था। उस समय के सहायक अध्यापक को भी 4500 के आसपास मिल रहा था। शिक्षा मित्र अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे, संतुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय में अपनी शुरुआत कर दी थी। आशा का जो पुंज उनके सामने चमचमा रहा था उसकी रोशनी में वो अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे थे। बाद में इनके मानदेय में भी क्रमशः वृद्धि की जाती रही। 2250 रुपये का मानदेय 2400 रुपये हुआ। 2400 से ये सीधा 3000 की छलांग लगा पहुँचे और 3000 से 3500 रुपये हुए। इस बीच में इनके समायोजन को लेकर के, इनके भविष्य को लेकर के बात होती रही और लगातार ये अपने जीवन में, अपनी इस यात्रा में, जिस यात्रा में ये चल रहे थे उसमें सब कुछ इनके पक्ष में सकारात्मक होता रहा। शुरुआती नियुक्ति जहाँ 11 माह के लिए थी, 11 माह के उपरांत इनके कार्यकुशलता, इनके कार्य व्यवहार के आकलन के आधार पर इनको दूसरे सत्र के लिए भी पुनर्नियुक्त करने का ग्राम शिक्षा समिति को अधिकार था। सरल शब्दों में कहें तो अनुमोदन की व्यवस्था थी। धीरे धीरे करके ये हुआ कि अनुमोदन की उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया जो हर साल अनुमोदन की बात थी और यह एक प्रकार के से अस्थायी नियुक्ति हो गई। संख्या बल इनका मजबूत था। शुरुआत में इनका एक संगठन हुआ करता था जिसके अध्यक्ष थे गाजी इमाम आला
और उसी संगठन में मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे जितेंद्र शाही। इस संगठन ने इनके हित की तमाम लड़ाइयाँ लड़नी शुरू की, लेकिन बीच में 2005 के आसपास की बात होगी, जब कुल मिलाकर के बात यह थी कि गाजी इमाम आला से किसी बात पर नाराज होकर के, और उस पुराने संगठन का कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, कोई पंजीकरण भी कहीं नहीं था। तो पंजीकरण जब हुआ तो पूरे प्रदेश के लगभग 59 जिलाध्यक्षों ने, मुझे अगर याद आ रहा है सही में, तो 59 जिलाध्यक्षों ने इमाम आला के संगठन से किनारा करके और उत्तर प्रदेश आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन नाम से एक नई संस्था पंजीकरण कराई। और संस्था पंजीकृत होने के बाद उसके प्रदेश अध्यक्ष बने जितेंद्र शाही। फिर यह कहा गया कि जो भी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, शिक्षा मित्र नहीं, ध्यान दीजिएगा, शिक्षक संघ की बात कर रहा हूँ, शिक्षक संघ के अध्यक्ष विभिन्न जो उनके सोपान हैं, ब्लॉक हो गया, उनका जिला हो गया, उनके मंडल हो गए, या इस टाइप से जो भी उनका संगठन हो, उसके अध्यक्ष जो होंगे वो उत्तर प्रदेश आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अपने अपने स्तर पर वो संरक्षक भी होंगे। यह सब कुछ ठीक रहा, चलता रहा सब। और इस बीच में लगातार बात चलती रही सरकार से। उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में चूँकि नियुक्ति तो कल्याण सिंह करके गए थे, और उसके बाद बहुत जल्दी उसमें फिर सरकारें उस टाइम बदली। बीच में राजनाथ सिंह ने, मुझे अगर सही याद आ रहा है तो राजनाथ सिंह ने इनका मानदेय 2400 किया था। फिर मायावती ने भी मानदेय में वृद्धि की, एक मुश्त मानदेय मेरे ख्याल से मायावती की सरकार में ही बढ़ा था, उसके 600 रुपये जो सर्वाधिक वृद्धि है अब तक की। उसके बाद फिर 2012 में मायावती सरकार विदा होती है, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन मायावती सरकार के उत्तरार्ध में, उनके कार्यकाल के अंतिम समय में प्रशिक्षण की एक रूपरेखा बनने लगी थी। NCTE से अनुमति मांगी गई थी कि सेवारत प्रशिक्षण इनका कराया जाए, और सेवारत प्रशिक्षण कराने के क्रम में चूँकि तब एक चीज़ और बदल चुकी थी। जब शिक्षा मित्र योजना प्रदेश में लागू की गई थी, उस टाइम पर BTC करने की योग्यता, जो अब तो DLED हो गया है, और उसकी योग्यता उस टाइम पर इंटरमीडिएट थी। बाद में उस योग्यता को स्नातक किया गया। तो NCTE ने, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, इन्होंने कहा कि जो आपके स्नातक शिक्षा मित्र थे, जो नियुक्ति के टाइम स्नातक थे, उनको हम BTC करने की, दूरस्थ शिक्षा के द्वारा, डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा हम उनको BTC करने की अनुमति दे रहे हैं। और उस टाइम यह संख्या 1,24,000 के आसपास थी। तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी को इनके लिए दूरस्थ शिक्षा विधि से शिक्षा मित्रों की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई। और इस जिम्मेदारी में खरा उतरते हुए PNP ने शीघ्रता दिखाते हुए और 7 जनवरी 2013 को इनका प्रशिक्षण प्रारंभ भी करा दिया। और प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ, प्रशिक्षण ससमय पूरा हुआ, और पहले बैच में आदेश हो गया कि 19 जून 2014 को आदेश हुआ कि प्रथम बैच के प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 58,846 शिक्षा मित्रों को, जो अब प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा मित्र थे, इनको 1 अगस्त 2014 को विभिन्न विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति कर दी गई, जिसे उस टाइम परिविभाग में समायोजन कहा गया। और आज भी प्रायः शिक्षा मित्र भी समायोजित और गैर समायोजित की बात करते हैं। इसके बाद फिर दूसरे बैच का भी प्रशिक्षण तय शेड्यूल के मुताबिक हुआ,
और दूसरे बैच के शिक्षा मित्रों पे जिनकी संख्या मेरे ख्याल से, मैं अगर सही सोच पा रहा हूँ, तो 91,000 के आसपास थी। और इनको भी अप्रैल में एक आदेश हुआ इनके नियुक्ति का, और अप्रैल में आदेश के बाद 29 मई 2015 को फाइनली इनकी नियुक्ति विभिन्न विद्यालयों में हो गई। एक चीज़ उस टाइम यह हुई कि बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में शिक्षकों के जितने पद रिक्त थे उसके सापेक्ष नियुक्ति दे दी गई। तो फिर कुछ शिक्षा मित्र तब भी बच गए थे, तो विद्यालयों से नवीन अधियाचन मांगे गए, और नवीन अधियाचन के आने के बाद एक महीने बाद, मुझे लगता है कि वो 28 जून की तिथि रही होगी, जिसमें बचे और शिक्षा मित्रों को, अवशेष शिक्षा मित्र जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी, इनको बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। और एक उम्मीद इनमें जगी कि आने वाले दिन, अगली सुबह यह भी शिक्षा मित्र न होकर के सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेंगे। पर पुरुष बलि नहीं होते हैं, समय होत बलवान, क्या कहा जाए, सरकार की मंशा या क्या जो भी है। सुबह इनको बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर ज्वाइनिंग लेटर लेना है। बेसिक शिक्षा का पूरा महकमा इस बड़े काम के लिए जहां लगा था या लगा होना चाहिए था, वहीं रातों रात पूरे प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ताश के पत्तों जैसा फेंक दिया गया। और बेसिक शिक्षा अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादलों के चलते और अगली सुबह जो नियुक्ति पत्र इनको नहीं मिला, तो वो आज तक नहीं मिला। और मुझे लगता है कि शिक्षा मित्रों के दुर्दिन की शुरुआत भी वहीं से मान लेनी चाहिए। इसके पहले तो शिक्षा मित्र लगातार पाते जा रहे थे, लगातार जीतते जा रहे थे, लगातार आगे बढ़ रहे थे, और सरल शब्दों में कहें तो सब बल्ले बल्ले वाली बात थी। लेकिन यहाँ से जब दिक्कत पैदा होनी शुरू हुई, आगे वो कहाँ तक गए, शिक्षा मित्र उसको याद करके भी सिर उठते हैं। बीएड बेरोजगार संघ शिक्षा मित्रों के समायोजन को अपने हितों के विपरीत मान रहा था, अपने हितों पर कुठाराघात मान रहा था, और उसके नेता हिमांशु राणा ने न्यायालय में एक अपील फाइल कर रखी थी, जिसमें वो शिक्षा मित्रों के समायोजन को निरस्त कराना चाहते थे। और यह सब चल रहा था, और शिक्षा मित्र बड़ी बेफिक्री में अपनी ज़िंदगी जी रहा था। मेरी बात हो सकता है थोड़ा सा कम अच्छी लगे शिक्षा मित्रों को। बेफिक्री ऐसी थी कि उसमें कहीं न कहीं संख्या बल जो था, वो एक बड़ा गुमान था। और संख्या बल के आधार पर वो मानते थे कि कोई भी सरकार, कोई भी न्यायालय, किसी भी तरह से, चाहे सरकारों की बात कर ले, राजनीतिक दलों की बात कर ले तो वोट बैंक के लिहाज से, और न्यायालय की बात कर लें तो मर्सी बेस पे, दया के आधार पर हमारे हित को सुरक्षित करेंगे, यह भी फिक्री थी। हालांकि उस टाइम पर प्रदेश के जिम्मेदार अधिकारियों ने सरकार को चेताया था, सरकार को बताया था कि केंद्रीय एजेंसी राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद NCTE जयपुर के आदेश की अवहेलना करके नियुक्ति दे देना उचित नहीं है, और यह मामला अगर कोर्ट में चैलेंज भी हुआ तो बात फंस सकती है। कुछ जिम्मेदार अधिकारी यह भी सलाह दे रहे थे कि टेट, शिक्षा मित्रों को टेट परीक्षा देनी चाहिए, और इसके लिए एक विभागीय टेट करा लिया जाए, और विभागीय टेट के उपरांत टेट पास शिक्षा मित्रों को नियुक्ति दे दी जाए। और यह निश्चित रूप से एक लाभकारी कदम होगा शिक्षा मित्रों के लिए, और भविष्य में सरकार की भी किरकिरी नहीं होगी। शिक्षा मित्रों का वस्तुतः हित इसी बात में है, पर जाने क्यों शिक्षा मित्र फांसी मंजूर है, टेट नहीं, इस टाइप की बातें कर रहा था। इनके जिम्मेदार लोग
या तो समझ नहीं पा रहे थे, और अगर समझ रहे थे तो बोल नहीं पा रहे थे। मुझे याद है कि कभी इनके किसी धरने को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि देख, नजाकत मौके की चुप रहना बहुत ज़रूरी है, सही समय पर सही बात को कहना बहुत ज़रूरी है। हवा जिस तरफ चलती है सब लोग उधर हो जाते हैं, हवा जिस तरफ चलती है सब लोग उधर हो जाते हैं। कभी कभी विपरीत हवा के चलना बहुत ज़रूरी है। पर जो हुआ उसकी चर्चा में नहीं जाना है, थोड़ा सा इतिहास इसलिए बताते चलते हैं ताकि सनद रहे। अब हुआ ये कि टेट बगैर ही शिक्षा मित्र नियुक्ति पा गए। मामला कोर्ट में चलता रहा, शिक्षा मित्र स्कूलों में पढ़ाते रहे। शिक्षा मित्र अपने समायोजन की, जो बचे हुए शिक्षा मित्र थे जो अभी तक समायोजित नहीं हो पाए थे, उसकी वार्ड जो होते रहे। प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी इस बीच आ गए 2017 में। इसके बीच में एक बड़ी घटना हो चुकी थी अखिलेश सरकार के उत्तरार्ध में। हाई कोर्ट इलाहाबाद में मुझे लगता है कि ये तारीख रही होगी, अगर याद कर पा रहा हूँ तो शायद ये 6 जुलाई की तारीख रही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने आगे के समायोजन को रोक दिया था। पिछले जो समायोजन अब तक हो चुके थे उसमें उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन 6 जुलाई 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने आगे शिक्षा मित्रों के समायोजन पर रोक लगा दी। और शिक्षा मित्रों के जो समायोजित शिक्षा मित्र थे, इन पर पहला वज्रपात मेरे ख्याल से 12 जुलाई था या 12 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में इनके समायोजन पर रोक लगा दी। पूरे प्रदेश में कोहराम मच गया। सितंबर में आदेश आया, शिक्षा मित्र और सरकार भागे भागे कोर्ट पहुँचे। 7 दिसंबर 15 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे दे दिया, स्थगन दे दिया। दिसंबर तक की यात्रा पूरी हो चुकी थी और आगे चुनाव था। 17 मार्च में चुनाव की भूमिका राजनीतिक दल बनाने लगे थे। शिक्षा मित्र जब इससे आंदोलित हुआ हाई कोर्ट के फैसले से, तो आज के मुख्यमंत्री, उस समय के गोरखपुर के सांसद महंत आदित्यनाथ जी ने संसद में शिक्षा मित्रों की जोरदार पैरवी की थी और उनका जो भाषण था उसके शिक्षा मित्रों को काफ़ी बल दिया। अखिलेश सरकार इनके पक्ष में थी ही। समायोजन निरस्त होने के बाद, हाई कोर्ट द्वारा समायोजन निरस्त होने के बाद शिक्षा मित्र पीएम मोदी की बनारस रैली में पहुंचे थे और पीएम मोदी ने वाराणसी का सांसद होने के नाते शिक्षा मित्रों को यह कहा था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी अब मेरी। इस उत्साह से लबरेज थे शिक्षा मित्र और साथ ही साथ बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र नहीं कहते, वो अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र कहते हैं, संकल्प पत्र में एक लाइन जोड़ रखी थी कि शिक्षा मित्रों, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की समस्याओं का विधि सम्मत समाधान किया जाएगा। मायावती की बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सब तो शिक्षा मित्रों की बात कर रहे थे। शिक्षा मित्रों को न कोई डरना था, न कुछ सोचना था, संख्या बल का एक भरोसा था, मर्सी का ग्राउंड था, चीज़ें जैसी भी थी, सब चलता रहा। फाइनली 2017 की 25 जुलाई को मैं चूँकि शिक्षा मित्रों से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ हूँ और लंबे समय से इनकी समस्याओं को, इनके आंदोलन को मैंने एक पत्रकार के नाते कवर भी किया है, तो मैं उस दिन भी बड़ा ध्यान लगाए हुए था उस फैसले पर और शिक्षा मित्रों के नेता भी मुझसे संपर्क में थे। शुरुआत में थोड़ा सा सामंजस्य बना और यूँ लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी समायोजन को वैध ठहराया है
शिक्षा मित्र खुश होने लगे। 2 घंटे के बाद चीज़ें बाहर आईं तो सब कुछ तबाह हो चुका था। शिक्षा मित्र सड़क पर आ चुके थे। शिक्षा मित्र सड़क पर आए, सचमुच सड़क पर आ गए। तो लोगों का कहना है कि इन्होंने थोड़ी जल्दबाजी करी। खैर वो सब अलग कहानी है। आरत की चितराहे न चेतु, पुनि पुनि कहे अपने हेतु। इनको तो अपनी कहनी ही थी। इन्होंने कहने की कोशिश शुरू करी है। शांतिपूर्ण ढंग से सड़क पे आए। धरना प्रदर्शन सत्याग्रह गांधीवादी आंदोलन इन्होंने शुरू करे। इन्होंने अपने आंदोलन के क्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, सांसदों, विधायकों के आवास पर उनसे जाकर के गुहार लगाई, मिलते भी। उसी बीच रक्षाबंधन में महिला शिक्षा मित्रों ने इन लोगों को राखियाँ भी बांधी। अधिकारियों से भी वार्ता होती रही। इस बीच लखनऊ कूच भी हुआ, दिल्ली कूच भी हुआ, सारे कार्यक्रम हुए। लेकिन सरकार सरकार होती है, अधिकारी अधिकारी होते हैं। आंदोलन की हवा कैसे निकलनी है ये उनको पता था। लखनऊ कूच के दिन, अगर मुझे सही याद रहा तो लखनऊ कूच के दिन ही टेट की वैकेंसी निकाल दी गई। शिक्षा मित्र अपने अपने घरों विद्यालयों में कैद हो गए और टेट की तैयारी करने लगे। टेट की तैयारी करते रहे और बीच में अपने आंदोलन को भी धार देते रहे, स्कूलों पढ़ाते रहे। सरकार ने एक और फैसला ले लिया। टेट पास करने की समस्या से जूझ रहे शिक्षा मित्रों के ऊपर यह फैसला वज्रपात जैसा था। एक सुपर टेट की व्यवस्था भी लागू कर दी गई। इस व्यवस्था के पीछे तर्क दिया गया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गुणवत्ता वाले शिक्षकों की उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों की आवश्यकता है, इसलिए इसमें 14 विषय रख दिए गए। अब स्थिति बड़ी विकट हो चुकी थी शिक्षा मित्रों के लिए। खैर कोशिश करी लोगों ने और उस कोशिश के बावजूद बहुत सफल नहीं हो पाई। मुझे जितना पता है उसमें ये था कि मेरे ख्याल से 7% शिक्षा मित्र 68,500 की जो पहली भर्ती सरकार ने निकाली सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, उस आदेश के तहत जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, समझ में निरस्त करते समय कहा था कि सरकार चाहे, यदि राज्य सरकार चाहे तो इनको इनके मूल पद पर रख सकती है और साथ ही लगातार 2 भर्तियों में इनको उचित उचित भारांक दे करके और भर्तियों में प्रतिभाग का मौका दे सकती है। उस पहली भर्ती में जो 68,500 सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आदेश के क्रम में सरकार ने निकाली, बमुश्किल 7% शिक्षा मित्र उसमें सफल हो पाए, अपने मान सम्मान को, अपनी आजीविका को बचाने में सफल रहे। थोड़ा सा वहाँ पर मामला अलग था। परीक्षा लिखित थी, कट ऑफ 30-33% रखा गया था। लिखित परीक्षा की अपनी सीमाएं हैं, अपनी बाध्यताएं हैं, अपनी उसकी एक व्यवस्था है, उसके का एक अलग नेचर है। उसमें 7%। दूसरी भर्ती बैक टू बैक आ गई 69,000 की और उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। टेट सुपर टेट की व्यवस्था तो यथावत रही, पर किया ये गया कि लिखित की जगह विकल्पीय परीक्षाएं लेने की बात हुई। सरकार ने पहले भारांक कट ऑफ घोषित नहीं किया, कट ऑफ परीक्षा के बाद घोषित किया गया, जिसको 60-65 किया गया और उस 60-65 की बाधा दौड़ को पार करने में बहुत कम शिक्षा मित्र सफल हो पाए। एक अपुष्ट आंकड़ा मेरे पास है कि दोनों ही बार में कुल मिलाकर के लगभग 15,000 शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बनने में सफल रहे। इस बीच शिक्षा मित्रों के संगठन के नेताओं की अगर बात माने तो नियर अबाउट 1,000 शिक्षा मित्र विभिन्न कारणों से, जिसमें कुछ सुसाइड भी थे, काल के गाल में समा गए। वो इस वज्राघात को सहन नहीं कर पाए और मामला बिगड़ गया। अब
काफ़ी शिक्षा मित्र बचे हुए हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। समस्याएं किसी से छुपी नहीं हैं। समस्याओं की हालत यह है कि उसमें ज़्यादातर जो सबसे कम उम्र का उस टाइम रहा होगा वो अभी आज 35+ है, और 2001 वाले ज़्यादातर तो 50+ है, 50 साल से ऊपर। 50 साल से ऊपर के माता पिता की वृद्धावस्था की कल्पना आप कर सकते हैं। उनके ऊपर जिम्मेदारियों, परिवार, देश, समाज, नाते रिश्तेदार की जिम्मेदारियों की आप कल्पना कर सकते हैं। उनके बेटा बेटी की पढ़ाई, व्यावसायिक शिक्षा की महंगी फीस, और इस उम्र में अगर अपने लिए एक आशियाना भी बनाना है तो उसकी भी, और बनाना ही है, किसको नहीं बनाना है, तो वो सब करके बहुत मुश्किल और बहुत दुश्वारी के भाव से वो जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। हाँ, लड़ाई के तरीकों में हुआ ये कि तमाम नेता उस टाइम पैदा हो गए, तमाम शिक्षा मित्र के स्वयंभू नेता पैदा हो गए, और उन नेताओं ने शिक्षा मित्रों की लड़ाई अपने तरीके से लड़ी, अपने नारों से लड़ी, अपनी व्यवस्था से लड़ी, जिसमें कुछ नाम मुझे याद आ रहे हैं। उन नामों की अगर बात करूं तो राम कुमार पाल, उमा देवी, त्रिभुवन सिंह, अनिल यादव, और एक नाम तो बिल्कुल लेना ही पड़ेगा, बिना उस नाम को लिए और उस नाम को लेते हुए भी थोड़ी सी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे आती है, क्योंकि दोनों पक्ष, बीएड वाले भी और बीटीसी वाले, दोनों उनको चाचा बोल रहे थे, रिजवान चाचा, चाचा रिजवान अंसारी। सुप्रीम कोर्ट की पूरी पैरवी उन्होंने की। वो बाबा को उंगली दिखाते रहे, बाबा ने सारे शिक्षा मित्रों की कलाई मरोड़ दी। रिजवान अंसारी मेरी जानकारी में एमएलसी का चुनाव भी लड़े। अपनी नेतागिरी चमकाने में लोगों ने शिक्षा मित्रों को कोई के आर्थिक, मानसिक, शारीरिक भी धरना प्रदर्शन, आंदोलन, दरी बिछाना, भीड़ जुटाना, इनसे संपर्क, उनसे संपर्क, शोषण भी खूब हुआ, केशोच्छेदन भी हुआ, भिक्षाटन भी हुआ, और बाद में महंत राजू दास आदर्श शिक्षा मित्र शिक्षा मित्र उत्थान समिति से, महंत राजू दास शिक्षा मित्र उत्थान समिति के बैनर के तले एक यज्ञ के आयोजन की भी बात चली। कुछ भी नहीं हुआ। शिक्षा मित्र वही है जहाँ था। 2022 का चुनाव आ गया, राजनीतिक दलों ने बढ़ चढ़कर वादे किए, शिक्षा मित्र भी अखिलेश भैया की वापसी के लिए प्रयत्नशील रहा कि अखिलेश भैया आए, समायोजन करें, और बड़े उग्र ढंग से, मैं तो कहीं कहीं इसको फूहड़ भी कहूँगा, फूहड़ ढंग से शिक्षा मित्रों ने राजनीतिक चर्चाएं करी, और जो भी कुछ हुआ अब वो सामने है। बाबा वापस आ गए हैं, टेट, सुपर टेट की व्यवस्था लागू है। बीच बीच में कुछ चर्चाएं आ जाती हैं जिससे शिक्षा मित्र सिहर उठता है, घबरा उठता है। वो चर्चाएं कभी आती हैं कि भाई टेट के जो 5 सेगमेंट है परीक्षा को 5 में अलग अलग पास करना पड़ेगा, तो कभी चर्चा आ जाती है उड़ती पुड़ती कि टेट परीक्षा के प्राप्तांक भी फाइनल मेरिट में शामिल किए जाएंगे। ये सब चीज़ें होती रहती हैं, शिक्षा मित्र थोड़ा सा भयभीत होता रहता है। लेकिन अब जो असली समस्या मुझे समझ में आती है कि शिक्षा मित्र अपने आंदोलन को अब लगभग शिथिल भी हो गया है, लगभग वो थक गया है, अब आंदोलन चल नहीं रहा है कोई। इधर बीच तो 1-2 साल से तो कुछ ऐसा नहीं है, चुनाव के पहले वही अंतिम प्रयास था यज्ञ वाला, उसके बाद से कुछ नहीं दिख रहा है। इस बीच में रसोइयों का मानदेय बढ़ गया, इस बीच में अनुदेशक लोगों का मानदेय शायद बढ़ा है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ गया, सहायिकाओं का मानदेय बढ़ गया, तमाम व्यवस्थाएं की गई कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को खुश करने की। एक मानदेय अगर नहीं बढ़ा तो शिक्षा मित्र था।
शिक्षा मित्रों के मानदेय को अगस्त 2017 में 3500 से बढ़ाकर 10,000 किया गया। किनका? वो लोग जो शिक्षा मित्र थे वो तो 3500 से 10,000 पहुँचे। उस टाइम में थोड़ा ठीक लगा, लेकिन जो ऑलरेडी समायोजित शिक्षक थे और जो समायोजन निरस्त होने के टाइम मेरे ख्याल से 37,000 रुपये पा रहे थे, वह 10,000 पे आ गए। सरकार अपनी पीठ थपथपाती रही कि हमने कर दिया, हमने दे दिया। शिक्षा मित्र के भी दो धड़े थे, किसी को मिल गया था, कोई गंवा बैठा था, जैसा भी रहा। कुल मिलाकर के इधर की स्थिति तो आप लोग जान रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं। अब शिक्षा मित्र आंदोलन चलाए तो किस मुद्दे पे? क्योंकि मैं जिस बात को समझ रहा हूँ कि एक तो ये हुआ कि 2015 के बाद से अंतिम बैच का समायोजन न होने की तारीख से आज तक शिक्षा मित्र अपनी कोई लड़ाई जीत नहीं पाया है, सिवाय एक राहत के कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो ट्रेनिंग थी उसको नहीं छुआ था, उसको वैध रखा था, बरकरार रखा था, अदरवाइज तो सब खत्म ही हो जाता। तो शिक्षा मित्र जब कोई लड़ाई 2015 से नहीं जीत पा रहा है, 7 साल हो गए, हार बार बार पीठ लगाते लगाते वो पहलवानी के गुर कितना याद रखे, अपने कौशल पर उसको विश्वास भी रहे तो कैसे रहे। दूसरा, 2 भर्तियों में कंटिन्यूस 2 भर्तियों में मैं इस बात को कहूँ तो हो सकता है कुछ लोगों को अन्यथा लगे, लेकिन मेरा अपना मानना है, कुछ लोग मुझसे सहमत असहमत हो सकते हैं, उनका अधिकार है। उसमें ये हुआ कि भाई शिक्षा मित्र जो क्रीम था, जो नेतृत्व कर रहा था या जो कुछ बेहतर सोच सकता था, कर सकता था, वो समायोजित होकर के अब अपनी अलग दुनिया में, हालांकि लोग जुड़े हुए हैं, लोग संघर्ष कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों को जान भी रहा हूँ। लेकिन तीसरी बात क्या हो, शिक्षा मित्रों में असंख्य महिलाएं हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, तो नया नेतृत्व भी नहीं उभर पा रहा है। राजनीतिक रूप से चूंकि सत्ता परिवर्तन हुआ नहीं, उसी विचारधारा के लोग आज भी सत्ता पे कायम हैं, जिनको ये माना जाता है कि शिक्षा मित्र शायद जिनसे चिढ़ता रहा है और जिनको चिढ़ाता रहा है। लेकिन क्या फिर इनकी समस्या कोई समाधान ही नहीं है? मुझे तो लगता है कि शिक्षा मित्र की एक और समस्या है, चूँकि अभी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, थोड़ा सा अवसादग्रस्त भी हैं, तो कहीं न कहीं स्कूल में पठन पाठन पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है और लोगों के साथ, सहायक अध्यापकों और हेडमास्टर के साथ एडजस्टमेंट में भी दिक्कत आ रही है। शिक्षा मित्र के लिए मेरी सलाह है कि वह गोस्वामी तुलसीदास के एक वचन उसको हमेशा ध्यान में रखें, और ईश्वर को मानते हैं तो भी, नहीं मानते हैं तो भी ध्यान रखें कि कोई तो है जो न्याय कर रहा है और न्याय करेगा। तो हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 10,000 जो भी आपको मिल रहा है उन्हीं बच्चों के लिए मिल रहा है, तो उन बच्चों के प्रति न्यायपूर्ण रहिए और अपने संघर्ष को आगे बढ़ाइए। अब उसमें मुझे ये कहना है कि आप लोगों को अपने स्तर से सरकार से बात करनी चाहिए, बाबा से प्रयास करना चाहिए, वो संत पुरुष हैं उनसे बात करिए, भाई पर दुख द्रवी संत सुपुनीता। आप तो दूसरों के दुख को, आप तो कई तस्वीरें आपकी वायरल होती हैं गाय के साथ, बंदर के साथ, और ये वो जब आप प्राणी मात्र से स्नेह करते हैं तो नियर अबाउट अब जो 1.5 लाख शिक्षा मित्र बचे हैं उनसे दुराव कैसा है बाबा। हो गई चूक, हो गई गलती, जो भी हमारी गलती रही हो, जाने अनजाने हमसे जो भी पाप हुआ हो, पाप हमारे नेताओं ने किया होगा, अधिकारियों ने किया होगा, जिसने भी किया हो, हमें क्या पता, लेकिन झेल हम रहे बाबा, भोग हम रहे। तो संत बहुत दिन तक तो किसी से नाराज रह नहीं सकते, संतों को स्वभाव ऐसा है, तो निश्चित रूप से उनसे गुहार करिए, और गुहार के बाद बाबा पिघलेंगे, संत पिघलेंगे, सरकार पिघलेगी, आप उनसे मांग करिए। मुझे जितना समझ में आता है कि मुझे नहीं लगता कि अब सहायक अध्यापक बनने का रास्ता इतना आसान होने वाला हो, क्योंकि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और ये अपील, वो अपील, पता नहीं क्या क्या, जितना टाइम लगता है उतना टाइम भी तो आपके पास नहीं बचा है। आने वाले समय में तमाम हिमांशु राणा, तमाम लोग पैदा होंगे और अधिकारी भी अपनी कारस्तानी से बाज नहीं आएंगे, तो मामला
बहुत आसान नहीं है, कोर्ट खेलने का समय नहीं है। इसलिए अब एक ही मांग बची है कि या तो शिक्षा मित्र पद पर या ऐसे ही कोई और सेवा संवर्ग सृजित करके एक बेहतर मानदेय पर जो सहायक अध्यापक के बराबर हो तो बहुत अच्छा, और साथ ही साथ आकर्षक सेवा शर्तों पर, जो सेवा शर्तें एक बेहतर भविष्य का विश्वास दिलाती हैं, आकर्षक सुख सुविधाओं के साथ आपको 62 वर्ष की अवधि तक सेवारत रहने का एक विश्वास दे दे सरकार, और इस ढंग से आपका जीवन कट जाएगा। बच्चे अपनी दिशा दशा लगभग, मैं अपने आधार पर कह रहा हूँ, लगभग अपनी दिशा दशा तय कर रह चुके होंगे, वो अपने जीवन में कहीं सफल हो जाए तो बाकी सब चीज़ें ठीक ही हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो शिक्षा मित्रों की कथा थी, इस कथा में मैंने पूर्ण संतृप्त होकर के विवेचन का प्रयास किया। फिर भी अगर किसी को कहीं कुछ उचित अनुचित लगे तो अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि यदि मैं अपने प्रयास में आपके दुख दर्द को समझने रखने में सफल हो पाया हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपके लिए शुभकामनाओं के साथ, सबके लिए शुभकामनाओं के साथ मैं अब आपको जय हिंद बोलता हूँ।